गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। आई एम ऑलरेडी देयर मैम। ओहो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? ऑल वेल, आप बताइए। मैं सो नाइस बिल्कुल टू सी सही यू। सर। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, हमारे बच्चे ओके। जो है ना, स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें मतलब सर से बात करने में ही डर लग रहा है। हम कैसे बात करें, क्या पूछे? कोई 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 डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर, मैं कोई राक्षस थोड़ी। पहले आप इन्हें थोड़ा कंफर्टेबल करिए ताकि ये हाँ हाँ, फिर और ये एक एक चीज और है, सभी बच्चे प्लीज अपना मतलब इस तरीके से चैट में सर पढ़ेंगे नहीं। आप लोग बोलिए और अपना जो वीडियो है उसे ऑन कर लीजिए, वॉइस और वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई भी बच्चा चैट ना हेलो करे मैम, क्योंकि प्रणाम। चैट में सर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज। मैम प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, नमस्कार है सबको। आप नमस्ते लोग सर। अच्छे हैं? हाँ जी। यस सर। सर, ये बच्चे शर्मा रहे हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं कोई हवा नहीं हूँ, ना मैं कोई राक्षस हूँ जो आपको खा जाऊंगा। सर आप सर आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ नहीं नहीं सर, मैडम। आप दिख रहे हैं। एक्चुअल में इनकी वीडियो का कुछ इशू होगा। आप प्रॉपर वे से विजिबल है। यस एनीवे, भविष्य। आप सुनते रहें। आप सुन तो सकते हैं। आई हैव ए लाउड वॉइस। तो आज शाम जो है अपन बातचीत करेंगे। मेरे पास कोई लेक्चर नहीं है आपको देने के लिए। गुड इवनिंग इसलिए अपन सर, बातचीत हाउ आर करेंगे यू? कि ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इसमें क्या क्या हमारे सामने मुद्दे आते हैं कि हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश कर रहे हैं और पूरे जी जान से लगा के और फिर आप आने की कोशिश कर रहे हैं। Sorry, this was my evening coffee, so I just come back from my walk. इसलिए अब आप ये बताइए, मैं सबसे ज्यादा देखिए, मैंने एग्जाम 1970 में दिया था। मैं 71 बैच का ऑफिसर हूँ। मैं इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में मेरा अलॉटमेंट हुआ था। और उस समय जो एग्जाम होता था वो डिफरेंट होता था। आज के ज़माने में अलग तरह का एग्जाम होता है, लेकिन एग्जाम के बेसिक्स तो नहीं बदले हैं, एक भी नहीं बदला है। किसके यहाँ से आवाज आ रही है भाई? वो म्यूट कर ले, आवाज नहीं आनी चाहिए, तो सुनाई नहीं देता है। न आप मुझे सुन सकते हैं, न मैं आपको सुन सकता हूँ। मैंने 71 में इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट कमिश्नर, और मैं 2007 में आई रिटायर्ड एज चीफ कमिश्नर, and I stayed as chief commissioner for 5-6 years. And सबसे मुश्किल बात आती है आप सबके सामने, और जो आती रहेगी जब तक आप सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं करेंगे, कि हम क्या करें। आपके सामने यही मुद्दा रहेगा कि हम कैसे पढ़ाई करें, कौन कौन सी किताबें देखें, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ें, हमारा क्या सिलेबस है, सिलेबस बड़ा है कि छोटा है, और हम कितने घंटे पढ़ें। हम तो काम करते हैं, हमारे पास घंटे कम होते हैं, तो हम कैसे पास होंगे। कौन सी किताबें पढ़ें, मटेरियल तो सारा इंग्लिश में है, लिखना हम एग्जाम हिंदी में चाहते हैं, या उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। तो आपके सामने इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आपके सामने रहेंगे, और उन्हीं मुद्दों को से लोग जूझते रहते हैं और समय निकलता जाता है। इसलिए आप सबकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जल्दी इसका कवरेज, सिलेबस समझें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, और
पास हुए। अब जो लोग हिंदी से इंग्लिश में या अपनी किसी और भाषा से इंग्लिश में करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफें आती हैं, क्योंकि वो लोग सोचते तो हिंदी में हैं या कोई और भाषा में सोचते हैं, बंगाली में, कोई और भाषा में, तो ट्रांसलेशन में बहुत कुछ लूज कर देते हैं आप। तो ट्रांसलेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सोचते कुछ हैं, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ और होता है आपकी भाषा में, तरह से हिंदी में, और जो अंग्रेजी भाषा का सेंटेंस फॉर्मेशन है वो अलग होता है। फिर आप ये हिंदी में कहाँ से मटेरियल लाएंगे? आपको बहुत कम मटेरियल हिंदी में मिलेगा, पहली बात। लेकिन उससे पहले अपन मटेरियल पे जाए, सबसे पहले अपने को ये समझना ज़रूरी है कि हम आजकल 10-1 लाख लोग जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं सिविल प्रीलिम्स के लिए, लेकिन उनमें से कुल 4-5 लाख ही जो होते हैं वो एग्जाम लिखते हैं। तो आधे तो वहीं कम हो जाते हैं, 10 से 5 मान लीजिए। और 5 में से कुल 20-1 हजार लोग जो है इस साल, पिछले साल तो, इस साल तो 14,000 ही आए हैं जो प्रीलिम से पास करके और मेंस तक आते हैं। तो ये रेशियो और भी कम हो जाता है, तो आप 14,000 रह जाते हैं। इस साल करीब करीब 14,000 हैं और 1,000 पोस्ट है, तो आपको इंटरव्यू के लिए यूपीएससी रिजल्ट निकाल के 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाइए, उसमें से 1,000 लोग सेलेक्ट होंगे। और इसमें से करीब 200 पोस्टें ऐसी होती हैं जो ग्रुप बी की होती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, IFS भी है, तो उसमें आपको और भी कम हो जाती है। तो कुल पोस्टें ग्रुप ए की जो है वो 800 हैं आपके सामने, ये समझ के चलिए। और उसमें से IAS की जो पोस्टें हैं, जो रिजर्व नहीं है, जो जनरल कैटेगरी हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 55 से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप सिर्फ IAS IPS के लिए ड्रीम कर रहे हैं तो आपको, और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपको 100 से कम में आना पड़ता है IAS के लिए, IFS के लिए और IPS के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके पास उनके लोअर नंबर में भी आप आ सकते हो सिविल सर्विसेज। अब आपके सामने मुद्दा ये आता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करें। पहली बात, अगर किसी को सवाल पूछना हो ना इसमें, तो आप अपना हैंड रेज करिएगा। इसमें एक एप्लीकेशन है हैंड रेज करने की, वो करिएगा तो मैं आपसे उसी वक्त सवाल का जवाब दे दूंगा। बाद में याद रखना और उसका जवाब देना एक अलग चीज़ होती है। तो जैसे आपके दिमाग में कोई सवाल आया तो आप मुझे रोक के सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, आपको बात करना मेरे से बहुत ज़रूरी है। वो तो मैं आपसे बात तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन पहले मैं कुछ मुद्दे आपको समझा दूँ। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में पहले तो प्रीलिम्स देना पड़ता है। प्रीलिम्स का एक पेपर होता है जो मेन प्रीलिम्स में आपके साथ जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है उससे होता है, और एक होता है CSAT जिसमें आपको सिर्फ पास होना होता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसको CSAT कहते हैं। तो आपको ये 2 पेपर्स एक ही दिन में पूरे करने होते हैं। एक सुबह होता है 3 घंटे, एक होता है शाम को 3 घंटे, उसको करना होता है। और इसके लिए सिलेबस जो है CSAT सिविल प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा है, और आप उसके पुराने सवाल उठा के देखेंगे पिछले साल के, जिन्हें हम PYQs कहते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो एक ही सब्जेक्ट पे तरह तरह के सवाल आ सकते हैं, और वो तो मोड़ के तोड़ के किसी तरह से उसको अलग सवाल बना देते हैं। और इसलिए आपको उस सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स की पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है। जैसे मान लीजिए आप आज 2023 है और आपका टारगेट साल मान लीजिए कि 2026 है, तो 3 साल तो आपको पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है कि इससे एग्जाम से पहले 3 साल। लेकिन उसके लिए आपको एक बेस बनाना पड़ता है, आपको पढ़ाई आउटसाइड द सिलेबस भी करनी पड़ती है। तो आप 1 साल अपनी पढ़ाई जो है दूसरी किताबें पढ़िए, इंटरेस्टिंग किताबें पढ़िए, जिससे आपकी नॉलेज बेस ऊपर होए। नहीं तो आप देखेंगे कि जो लोग नॉलेज बेस नहीं होता है उनके आंसर्स जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और जो ऐसे वगैरह लिखना आता है उसमें आपको सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आता कि ये क्या सब्जेक्ट है। जैसे पिछले साल
पिछले साल, या हो सकता है आइंस्टाइन पे आया था। आइंस्टाइन का एक कोट था, उस पे आया था। अब आपको ये मालूम ही नहीं कि आइंस्टाइन कौन है, तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। आप एक तरह से समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों कहा था आइंस्टाइन ने, और इसका क्या मतलब है। लेकिन उन सबको आजकल इंडियनाइज भी कर दिया गया है। जैसे कि भाई, आप एक अपना स्टेप पहले ले लीजिए, घर की छत को ठीक करा लीजिए इससे पहले बारिश आए। और बारिश आएगी तो आपके घर, अगर आपके घर की छत लीक करती है तो सारा पानी नीचे आपके कमरों में आए। तो उसको स्टिच इन टाइम इज बेटर देन नाइन। आप पहले पहले ही अपना सुई लगा के, धागा लगा के उसको ठीक कर लीजिए, तो ही आपके पास, नहीं तो कोई भी नहीं आ पाएगा, आपका पूरा घर खराब हो जाए। तो इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है आउटसाइड द टेक्स्ट बुक्स। ये सबसे जरूरी काम है जो मैं कहता भी रहता हूँ। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंग्रेजी भी समझ में आएगी जैसे लिखी जाती है, उसमें आपको फैक्ट्स भी समझ में आएंगे, उससे आपकी नॉलेज बेस बढ़ेगा। ऐसे ही और ऑथर्स की किताब है, आप शेक्सपियर पढ़ लीजिए, आप चार्ल्स डिकेंस पढ़ लीजिए। ये नाम आपने शायद नहीं सुने हो, लेकिन जब तक आप उनका हिंदी रूपांतर पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अंग्रेजी में ही पढ़ें, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो सिलेबस को पढ़ने से पहले आपका आपका नॉलेज बेस आप बढ़ाइए। बाहर की किताबें पढ़िए, जैसे एनिमल फार्म है, छोटी सी किताब है 100 पेज की, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई इंडिया का आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है जिसने उसको रेफर ना किया। सबसे ज्यादा रेफरेंस अगर इंडिया में आती है किसी भी किताब की तो वो आती है द एनिमल फार्म। और एनिमल फार्म का ये कहते हैं कि भाई सब लोग एक से नहीं होते, कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। और उसने जो बात ये कही थी कई सालों पहले, वो आज भी सच है आपके सामने। इसलिए आपको किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। 3 साल हैं तो आप ये नहीं कि भाई सीधे किताबों में घुस जाओ, आपके सिलेबस की आप पहले अपना बेस बनाइए। हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, बंगाली में पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि आप वही अंग्रेजी अंग्रेजी की आजकल सबके ट्रांसलेशन अवेलेबल है। और कुछ तो पढ़ाए भी जाते हैं स्कूलों में, जो इंडियन स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, उनमें पढ़ाए भी जाते हैं। इसलिए ये पहले तो प्रीलिम्स आपको पास करना होता है, और आपको प्रीलिम्स पास करने के लिए बहुत तरह के काम करने पड़ते हैं जो कि सिर्फ किताबों में नहीं होते हैं, जो किताबों से बाहर से भी आपको मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर अपना बेस बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज बेस, तो आपको बाहर की किताबें पहले पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। 1 साल के समय में आपको ये सब करना होगा, किताबें पढ़ना, ऐसे कैसे प्रबंध जैसे आपको लिखवाते हैं स्कूलों में, प्रबंध कैसे लिखते हैं, आप उन्हीं प्रबंधों से शुरू करिए। कोई आपको नया लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपके समझ में आएगा कि ये प्रबंध कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आप उनके जो टॉपर्स के वो हैं, उनके पुराने एसेज जो लिखे हुए वो पढ़िए, वो क्या क्या लिखते हैं। तो इस तरह के आपको आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है आपके 5 घंटे भी लग जाएं, 6 घंटे भी लग जाएं एक दिन में। ये पढ़ाई शुरू होने से पहले आप पढ़ाई शुरू करें, उससे पहले के ये काम है बेस बनाना अपना। जैसे कहते हैं ना, जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो तो अपना बेस बढ़ाते हो, अपना स्टेमिना बढ़ाते हो, अपना अपना खाना अच्छा खाते हो, आपकी मसल्स बढ़ती हैं, आपको भागना आता है। उसके भी तरीके होते हैं, कैसे भागते हैं, रेस में कैसे भागते हैं और ऑर्डिनरी कैसे भागते हैं। तो ये सब अगर करने के लिए आपको रेसर बनना है तो आपको ये सारे मुद्दे उठाने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं। जैसे जब मैं स्विमिंग करता था तो मेरे समझ में आया कि स्विमिंग से ही मेरे को और गेम्स खेलने में फायदा होता है। स्विमिंग में तो हुआ ही हुआ, स्विमिंग में तो हुआ ही हुआ, लेकिन मैं सिर्फ घर जाके एक एक टोस्ट पे थोड़ा सा बॉर्नविटा लगा लेता था, उससे मेरा स्टेमिना बढ़ता चला गया।
मैं रेसें जीतने लगा, 400 मीटर की रेस में टॉप आया, 800 मीटर की रेस में टॉप आया। क्रिकेट में मैंने फास्ट बॉलिंग करी, ओनली बिकॉज क्योंकि मैंने स्विमिंग बहुत अच्छी करी, खूब स्विमिंग करता। फैसिलिटी थी वहाँ स्विमिंग करने की मेरे स्कूल में, तो मैं स्विमिंग कर लेता। आपके स्कूल में जो भी फैसिलिटी हो या घर के आसपास फैसिलिटी हो, तो उसका फुल यूटिलाइजेशन करिए। ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, दिस इज गुड यूज ऑफ टाइम। आप सुबह उठे, आप दौड़ने चले, आप शाम को आए, आपने आपने आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है, फुटबॉल खेली जाती है, हॉकी खेली जाती है, तो आप वो खेलिए। कोई ज़रूरी नहीं आपको चैंपियन बनना, लेकिन आपको अपनी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। इसी प्रकार से सिविल सर्विसेज में पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, सिर्फ तैयारी करने के लिए आपको पहले से बेस बनाना पड़ता है, आपकी नॉलेज का, आपके दिमाग में क्या है। अब देखिए, मैं तो काफ़ी लकी था, तो मैंने करीब करीब 1000-1500 किताबें पढ़ रखी हैं, जो टेक्स्ट से नहीं है, जो जो सिलेबस था उसमें से बाहर आती है। तो जब कोई मुद्दा मेरे सामने आता है, तो मेरे मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें होती हैं कि मैं उसका कई तरह से जवाब दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप तरह तरह से उसके जवाब दे सकें। ये होना बहुत ज़रूरी है। अब इस मुद्दे पे किसी को सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। अब मैंने ये प्रूव कर दिया है कि मैं कोई कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं कोई हौवा नहीं हूँ, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बात नहीं कह रहा हूँ, कि कोई ऐसी बात कह रहा हूँ जो आपके समझ में ना आए। क्योंकि अगर आप इसी स्टेज पे नहीं पूछते जाएंगे सवाल, तो फिर नहीं बनेगी बात, जो भी पूछना चाहे। सर। हाँ जी बोल सर। बोल बोल हाँ बोलिए सर आप। मैं हाउस वाइफ हूँ, तो हाँ, घर और पढ़ाई को एक साथ कैसे मैनेज करें? आपको 3-4 घंटे, आपको हर रोज कितना, कौन से साल में आप एग्जाम देना चाह रहे 2014-24 में। हैं? अगर 2024 है, तब तो आपने पढ़ाई कर ही ली होगी, आपने तैयारी जी कर ही ली होगी। अब तो 6 महीने बचे हैं आखिरी के, अब तो सारा रिवीजन है। 1 जनवरी से तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा सारा का सारा, और उसमें से आपको कम से कम 6 घंटे तो चाहिए इसकी पढ़ाई के लिए, प्रीलिम्स की पढ़ाई के लिए। वैसे तो ये कहते हैं, और जो करना भी चाहिए, कि प्रीलिम्स के साथ साथ ही आप मेंस की भी पढ़ाई करें। लेकिन हो सकता है आपके पास इतना समय ना हो, तो आप उसकी पढ़ाई तो मेंस की तो सिविल प्रीलिम्स की तो करिए ही करिए। और प्रीलिम्स के आप पुराने फ्री हैं, और इंटरनेट पे फ्री हैं, PYQ देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, क्या पैटर्न आता है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से पैटर्न बदलता है, सबका एनालिसिस भी दिया हुआ है इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा कि पिछले साल कितने इकोनॉमिक्स पे आए थे, कितने सोसाइटी पे आए थे, कितने पॉलिटिकल साइंस पे आए थे, कितने हिस्ट्री पे आए थे, कितने इकोनॉमिक्स में आए थे। आपको सारा पैटर्न मिल जाएगा फ्री, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज। और सर, एग्जाम के टाइम जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे कम करें? जैसे जैसे देखिए, स्ट्रेस एग्जाम के लिए तो नजदीक डी आता स्ट्रेस, है। आप एक्सरसाइज करिए, सुबह उठ के घूमने जाइए, अगर आप जा सकते हो तो। आप शाम को जाइए, देखिए मैं शाम को जाता हूँ कई सालों से, वो भी डी स्ट्रेस है, नीचे कोई बैठा। सभी बच्चों का यही क्वेश्चन होगा कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है हम लोग घबराने लगते हैं। तो आप खाना बनाइए ना, खाना पकाइए, खाना पकाना जी वो में, तो मैं तो रोज खाना पकाता हूँ रात को। जी वो तो हमारा डेली का काम है। हाँ, तो वो हाउस वो वाइफ है तो। डिस्ट्रेस तो उसी से तो होता है, डिस्ट्रेस आपके पास। और कहाँ, जिम में जाने का तो टाइम नहीं है। जी जी। हाँ, आपको कोई गॉसिप के लिए तो टाइम नहीं है। तो आपको तो जो करना कर रूटीन करते हैं उसको डिस्ट्रेस मानिए, कि मैं आज ये सब्जी बनाऊंगी, आज ये सब्जी बनाऊंगी, आज ये सब्जी बनाऊंगी। तो आपको डिस्ट्रेस तो करना ही पड़ेगा, यही डिस्ट्रेस का तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। या फिर आप सुबह उठ के भजन सुनिए, म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन कर लीजिए 10 मिनट के लिए। प्राणायाम तो करना ही है, आप प्राणायाम तो हर 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 कैंडिडेट को प्राणायाम करना है, तो आप प्राणायाम करिए। यही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है। आपके अगर घर में म्यूजिक का सिस्टम है, तो आप उसमें हल्का म्यूजिक लगा लीजिए, रविशंकर की धुन सुनिए, फ्रीली अवेलेबल है। यही तरीके हैं डी स्ट्रेस के।
और आपको कोई बड़ा बड़ा वो मिलेगा नहीं कि भाई मैं कुछ बड़ा कर लूँ, आपके पास टाइम नहीं है बड़ा करने का, तो छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। सारा खेल एग्जाम का छोटे छोटे कामों से बढ़ा बढ़ा के पूरा करना। हेलो। हाँ आप नमस्ते। मिस्टर कटारिया बोलिए। हाँ नमस्ते सर। आप गुड इवनिंग बोलिए। सर हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। क्या कह रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बोलिए। जॉब सर, जॉब के साथ हम तैयारी कैसे कर सकते हैं सर, मतलब आपको जॉब छह जॉब कर घंटे रहे हैं फिर आपको जल्दी उठना, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। और जॉब करके फिर आपको शाम को आके 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, तो सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे औरों से, आपकी नॉलेज कम रह जाएगी। तो सुबह जल्दी उठिए, 6 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। आप जॉब पे और अगर सर 9 बजे जाते हैं तो 6 6 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ लीजिए। और सर जॉब जॉब के साथ सर फ्री के साथ साथ मैं इसकी तैयारी कैसे कर सकता हूँ। क्या चीज? हाँ सर, फ्री के मतलब फ्री के साथ में मेन की तैयारी कैसे हो सकती है सर, क्योंकि जो मेन है वो मेन है। तो सर मैं ये करना चाहता हूँ कि सर फ्री के साथ साथ मेन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सर मेन तो सर, सर मैं इस बच्चे का क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, आई थिंक आपको आवाज नहीं आ रही होगी। तो ये बच्चा ये कहना चाहता है कि हम लोग प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी कैसे करें, और साथ में हमारी जॉब भी चल रही है। क्या चल रही है साथ में? जॉब, नौकरी भी करते हैं। देखिए, आपकी आपकी अगर जॉब 9 से और 5 बजे तक है या 9 से 6 बजे तक है, उसमें तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, एक्सेप्ट लंच टाइम में आप कुछ आप पढ़ लो, किताब या तो न्यूज़पेपर पढ़ लो। अखबार पढ़ना जरूरी है इसमें एग्जाम में, अखबार पढ़ लीजिए आप। लेकिन अगर आपको किताब से पढ़ना है तो वो तो आपको घर पे ही सुबह जल्दी उठ के और शाम को ऑफिस से आके आपको घर पे ही पढ़ना है। और मेंस का तो सर, मेंस की तो किताबें अवेलेबल, कौन सी किताबें हैं ये अवेलेबल है। आप कहें तो मैं इनको भेज दूंगा उपासना जी को, किताबें का नाम, जी आप सर, उनको भेज डिस्ट्रीब्यूट दीजिएगा कर प्लीज। सकती हैं। और तो कोई तरीका नहीं है भाई, टाइम तो आपको ही निकालना है, आपका ही एग्जाम है, आपकी नौकरी है। यही एक तरीका होता है, और तो कोई तरीका होता नहीं है। सब यही करते हैं, कर रहे हैं। और बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी ये सब कर करके और सिविल सर्विसेज में आई हैं। लास्ट ईयर हमारे सामने एक लेडी आई थी जो हमसे इंटरव्यू के लिए आई थी, मॉक इंटरव्यू के लिए। वो नौकरी कर रही थी, वो घर पे उनके 2 बच्चे थे, वो नायब तहसीलदार थी, उनके घर पे 2 बच्चे थे, उनके हस्बैंड थे, वो उनको सपोर्ट करते थे। और वो क्योंकि नायब तहसीलदार थी और वो गवर्नमेंट में थी, तो थोड़ा सा समय ऑफिस में भी निकाल के पढ़ लेती थी। लेकिन देखिए, जब वो आई हमारे पास पहली दफे हमने उनका मॉक इंटरव्यू किया, तो हम लोग उनको 140 नंबर भी देने को तैयार नहीं थे 250 में से। उन्होंने कहा सर मेरे को तो आना ही है, मेरी लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे को तो सिविल सर्विसेज में आना ही है। मैं 10 दिन बाद फिर आऊंगी तैयारी करके। फिर वो तैयारी करके आई 10 दिन बाद। तो उनके 140 से 170 हो गए हमारे हमारे हिसाब से, सिविल सर्विसेज के नहीं, हमारे हिसाब से। उन्होंने कहा सर मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हमने कहा हम भी सेटिस्फाइड नहीं। वो फिर आई दोबारा 10 15 दिन बाद, उनको डेट मालूम थी, वो आई हमारे पास, हमने उनका इंटरव्यू लिया। उस समय हम उनको 190 नंबर देने को तैयार थे। और जब फाइनली यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ तो उनके 195 नंबर आए और सिविल सर्विसेज में आ गए। आजकल वो इंडियन ट्रेड सर्विस में एम्प्लॉयड है। सारा लगन का खेल था। वो भी तो नौकरी करती थी, वो भी हाउस वाइफ थी, उनके 2 बच्चे थे, लेकिन बच्चों का काम उनके हस्बैंड ने संभाल रखा। और उन्होंने हस्बैंड उनको सपोर्ट करते थे, उनके बच्चे थे और सब कुछ था। और उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो सिविल सर्विस में आना ही आना।
आप मेरे साथ कितनी मेहनत करने को तैयार? हमने कहा हम तो अनलिमिटेड मेहनत करने को तैयार है, लेकिन आप खुद तैयार हो जाओ। और उन्होंने माना। क्या मैं, और फिर हमको फोन किया रिजल्ट आने के बाद, और उनका हमने इंटरव्यू लिया, जो हमने कई वीडियो पे डाल रखा है यूट्यूब पे। ये सब हमने कर रखा है। और जो डिटर्मिन्ड होते हैं उनका तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। जिनकी लगन करनी ही करनी है। ऐसे ही एक और लड़की थी, वो आई पहले इंटरव्यू में, हमने उनको 100 भी नहीं दिए। फिर उन्होंने कहा कि सर मैं तो तैयारी करके आऊंगी। फिर उनका इंटरव्यू लिया हमने, करीब करीब 20 दिन बाद। उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, 160 हो गई। वो भी घर पे, वो भी नौकरी करती थी। फिर अगले दिन उसमें आई तो 170 हो गई। फिर चौथे में आई तो उनके 190 आ गए थे। लास्ट ईयर उनके 195 मार्क्स थे, विच इज हायर देन द टॉपर। टॉपर जो इशिता किशोर थी, वो भी हमारी स्टूडेंट थी, उनके आए 193, और इस लड़की के प्रिया के आए 195। तो ये सब, कोई भी काम बिना मेहनत के तो नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो कि नहीं हो। मैंने आज जो एग्जांपल दिया है वो हाउस वाइफ का है, विद 2 चिल्ड्रन एंड अ जॉब। जॉब भी करती हैं, हाउस वाइफ का काम भी करती हैं, 2 बच्चों को भी संभालती हैं, और वो आज इंडियन ट्रेड सर्विस में आ गई। सर, एक बच्चे की तरफ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे का मैसेज आया है कि मैम हमें सर से बात करते हुए डर लग रहा है। तो बच्चे का क्वेश्चन ये है कि जैसे इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम है, तो उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम का आता है, जबकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये कहते हैं कि हम भी वही बुक्स पढ़ते हैं जो हमारे टीचर्स हमें कहते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हर कोई पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, और जो न्यूज एनालिसिस है वो हम भी देखते हैं। तो हम मतलब हिंदी मीडियम का सिलेक्शन उतना आसानी से क्यों नहीं होता है, या हिंदी कम मीडियम में बचा है हम लोगों के एग्जामिनर पास। कैसे आंसर चाहता है, जबकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सिलेक्शंस की लाइन लगी रहती है। हिंदी मीडियम में कैसे चाहता है? यस, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कैसे आसानी से हो सकता है, क्या पढ़े, क्या स्ट्रेटेजी रखें कि हिंदी वो तो मीडियम का जो जो बच्चा भी आगे आ सके। मैंने तो आपसे कहा कि किताबें तो आपको हिंदी में मिलेंगी नहीं, पढ़ना तो आपको अंग्रेजी किताबों से ही पड़ेगा। और लिखना आपको वही है, जैसे आप स्कूल में लिखती थी वैसे ही लिखना है, लेकिन हायर लेवल, अपना लेवल ऊपर करना। आपकी एग्जाम्पल्स मॉडर्न होनी चाहिए। अगर वो पूछ रहे हैं कि आपकी इंडिया की जीडीपी जो है, ग्रोथ रेट, वो 7% से ऊपर क्यों नहीं जाती है, आंसर तो कॉमन है, चाहे आप अंग्रेजी में लिखो चाहे आप हिंदी में लिखो। जो कारण है वो तो नहीं बदलेंगे। तो वही कारण आपको हिंदी में लिखने हैं, वही कारण अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। अगर आपने सही भी तीन तीन कारण भी सही लिख दिए तो आपके नंबर, आप ज्यादा मत लिखिए कारण, ये नहीं कि 20 कारण चाहिए। आप तीन तीन कारण आपको याद है, आप 3 कारण उदाहरण के साथ लिखिए, वही लिखना है आपको। जो एक अंग्रेजी का बच्चा लिखना है वही हिंदी के बच्चे को लिखना है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो आपके मुद्दे आप जो लिखते हैं वो आप अच्छी तरह से लिखें और सर, ये अपनी। हिंदी हिंदी मीडियम के बच्चे मैक्सिमम पढ़ते हैं दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर। ये कोई बच्चे फर्क नहीं कहते पड़ता, हैं कि हमें तो द हिंदू समझ में ही नहीं आता है, इंडियन कोई एक्सप्रेस जरूरत नहीं की। है हिंदू पढ़ने की। हिंदू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदू तो मेरे भी समझ में नहीं आता है। हिंदू तो बहुत टफ एग्जाम है या पेपर है। आप हिंदी का पेपर पढ़िए ना, दैनिक जागरण, उसमें तो इतना मटेरियल है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप पढ़िए, लेकिन आपको क्या पढ़ना है ये तो मालूम होना चाहिए उसमें से। अगर आप आप जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, तो आप इलेक्शंस की न्यूज पढ़ने लगेंगे तो बेकार है, वो तो कभी पूछी नहीं जाएगी। आप एडिटोरियल पेज पढ़िए, आप एडिटोरियल के सामने वाला पेज पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स का पेज पढ़िए,